अस्सलाम वालेकुम पाक गार्जियन स्कूल के स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री का ट्यूटर राशिद अली। बेटे, हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर नंबर 6 का नाम सॉल्यूशंस है। हम इसमें पहले काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। आज हमारा नया कॉन्सेप्ट है, ये है सॉल्युबिलिटी। बेटा, बहुत इजी है। पिछले टॉपिक्स भी आपने अगर गौर से सुने थे तो आपको मुश्किल नहीं लगा होगा, और ये भी कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, मुश्किल नहीं है, और ये तो बहुत ही ईजी है। बल्कि ये तो आपकी कॉमन जो जनरल बहुत सारी कन्फ्यूजन्स जो आपको थी आपकी लाइफ में, वो बहुत सारी आज हल होने जा रही हैं। आप गौर करेंगे, आप वाकई समझेंगे कि आज का लेक्चर आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। और बात याद रखिएगा, यहाँ पे एक लॉन्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा, आज बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। हमारा क्या टॉपिक है? सॉल्युबिलिटी एंड इट्स फैक्टर्स। तो बेटा, सॉल्युबिलिटी है क्या? सॉल्युबिलिटी को उर्दू में हम हल पजीरी कहते हैं। उर्दू में हम हल पजीरी कहते हैं, ये उर्दू मीनिंग है इसका। यानी कि कितना सॉल्यूट एक 100 ग्राम सॉल्वेंट में उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, हल किया जाएगा। तो बेटे सुन लें, सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स। बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे मेंशन करने वाली है, अंडरलाइन कर देता हूँ। नंबर ऑफ ग्राम्स किसके भला? सॉल्यूट के। बेटा, याद रखने वाली है बात। पीछे हम जो एक और डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, मोलैरिटी, उसमें थोड़ा सा यहाँ पे और उसमें कन्फ्यूजन वाली चीज़ है। वहाँ पे था नंबर ऑफ मोल्स और यहाँ पे है नंबर ऑफ ग्राम्स। वो मोलैरिटी था, ये सॉल्युबिलिटी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते आए हैं। हम जब भी पेपर्स चेक करते हैं तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, टैलेंटेड स्टूडेंट्स भी ये गलती करते आए हैं। तो बेटा, आपने नहीं करनी, इसलिए ये पॉइंट्स माइंड में रख लीजिएगा। जो सॉल्युबिलिटी होती है, ये नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट है डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बेटा, वहां पे था 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन और यहाँ पे है 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट। तो बेटे, यहाँ पे एक और चीज फर्क कर रही है, आपने याद रखना है नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 grams of solvent to prepare a saturated solution। बेटा, ये वाली बात याद रखनी है, ये नहीं लिखी जाएगी तो डेफिनेशन इनकम्प्लीट हो जाएगी। To prepare a saturated solution at a particular temperature, टेम्परेचर भी आपका पर्टिकुलर होना चाहिए। अगर आपका टेम्परेचर 25 है तो उसको एडजस्ट कर लें, कांस्टेंट कर लें जब तक आपका सोल्यूशन नहीं बन गया है। अगर आपका 25 है, ठीक है, नहीं है, आपने कोई और एडजस्ट करना है तो उस टेम्परेचर को आपने पर्टिकुलर कहा है। 25 के अलावा आप 30 भी कर सकते हैं, 60 भी कर सकते हैं, 80 भी कर सकते हैं। ये आप पे खुद पे डिपेंड है, आप कौन से टेम्परेचर पे सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं। तो बेटे, उस टेम्परेचर पे उस सॉल्यूट की 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जितनी अमाउंट इस्तेमाल हुई है ग्राम्स में, वो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, यानी हल पजीरी होगी। बेटा, यहाँ पे फिर से कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो सॉल्युबिलिटी है ये एक्चुअली नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट है। सॉल्यूट के ग्राम्स की तादाद है, ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, याद रखिएगा। डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट, किस में हल की गई है ये मिकदार, ये कितने ग्राम्स जो है ये 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल किए गए हैं सॉल्यूट के। टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी पर्टिकुलर यानी मखसूस होना चाहिए। ये बात याद रख लीजिएगा बेटा। अगर मैं यहाँ पे एक और बात यहाँ पे डिस्कस कर दूं कि सॉल्युबिलिटी ये भी नहीं है, आप हायर क्लासेस में भी जाके पढ़ेंगे, आपकी बुक के मुताबिक भी है कि सॉल्युबिलिटी को एक और तरह से भी बयान कर सकते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज रेफर्ड टू एज solubility of the solute
इन अ गिवन सॉल्वेंट, एक दिए गए सॉल्वेंट के अंदर अगर वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के आपके पास पड़ा हुआ है तो आप बता सकते हैं कि जितना सॉल्यूट मौजूद है वो उस सॉल्यूट की सॉलेबिलिटी है। बेटा सॉलेबिलिटी पे कोई चीज़ असरअंदाज भी होती है। सॉलेबिलिटी यानी कि सॉल्यूट का सॉल्वेंट में हल होके सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना जो है, इसके दौरान कुछ चीज़ें फैक्टर्स के तौर पे इफेक्ट करती हैं। कोई यहाँ पे इनका असर है, अगर असर है तो वो जो चीज़ें यहाँ पे असरअंदाज हो रही हैं बेटा, उनको हम फैक्टर्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? फैक्टर्स। यानी जो चीज़ें इस अमल पे असरअंदाज हो रही हैं, तो वो तीन बड़ी चीज़ें हैं, तीन बड़े फैक्टर्स हैं बेटा। एक तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉलेबिलिटी, यानी कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जिस तरह की नेचर सॉल्यूट की है वो उसी तरह की नेचर के सॉल्वेंट के अंदर हल होगा। अदरवाइज नेचर डिफरेंट होने पे वो उसके अंदर हल नहीं होगा। मिसाल दे देता हूँ, कभी आपने देखा कि ऑयल्स यानी कि तेल वगैरह जो पानी में हल होते हों, ऑयल्स नॉन पोलर होते हैं और जो वाटर है वो पोलर है, कभी हल नहीं होता बेटा। आपने बार बार आजमाया होगा। लेकिन जो पोलर या आयोनिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी नेचर पोलर के जैसी है, वो पोलर यानी वाटर में हल हो जाते हैं। जैसे आपने NaCl डाला होगा, KCl डाला होगा, Na2CO3 डाला होगा, या फिर आपने शुगर जो कि रोज़मर्रा ज़रूरियात में से एक है, चीनी आपने पानी में डाली होगी, हल हो गई होगी। इसका मतलब है कि चीनी पोलर, पानी पोलर, दोनों एक जैसी नेचर वाले एक दूसरे के अंदर हल हो रहे हैं। यानी वाटर सॉल्वेंट और शुगर सॉल्यूट हल हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों की नेचर सेम है, इसलिए हल हो रहे हैं। अपोजिट नेचर हो गई, डिफरेंट हो गई, तो फिर ये एक दूसरे में हल नहीं होंगे। पहली बात ये हो गई। और दूसरी बेटे, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट को या सॉल्वेंट सॉल्यूट को इंटरेक्ट कर रहा है, उसके साथ कोई इंटरेक्शंस, कोई अट्रैक्शन की फोर्सेस डेवलप कर रहा है, तो हल होंगे। अदरवाइज अगर उनमें इंटरेक्शंस नहीं बने तो ये हल भी नहीं होंगे, डिसॉल्व भी नहीं होंगे। ये भी सॉलेबिलिटी का एक फैक्टर है। और लास्ट या थर्ड फैक्टर जो आपकी बुक के मुताबिक भी है, टेम्परेचर। टेम्परेचर बड़ा मैटर करता है। आपने देखा होगा चीनी ठंडे पानी में कम हल होती है और गर्म पानी में ज़्यादा। इसका मतलब हुआ कि सॉलेबिलिटी का टेम्परेचर एक फैक्टर है, यानी टेम्परेचर का सॉलेबिलिटी पे असर है। तो बेटा गौर से यार ये वाली बातें समझ लीजिएगा। हम पहला फैक्टर जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है बोर्ड में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉलेबिलिटी? क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉलेबिलिटी, एक्सप्लेन। या फिर ऐसे आ सकता है कि व्हाट इज सॉलेबिलिटी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो बेटे आपके लिए ये वाला जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉलेबिलिटी बहुत इजी है बेटे। जनरल प्रिंसिपल हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बड़ा इजी सा है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉलेबिलिटी यानी हल पजीरी का जो अमूमी असूल है, आम असूल है, वो क्या है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जिस तरह का सॉल्यूट उसी तरह के सॉल्वेंट में हल होगा, और अगर डिफरेंट हुआ तो हल नहीं होगा। जैसे आपको मिसाल दी मैंने, सोडियम क्लोराइड अगर आप पानी में डालें हल हो जाएगा। आप सोडियम क्लोराइड को बेटे ऑयल्स में ऐड करें, हल नहीं होगा, क्योंकि नेचर चेंज हो गई है। वाटर में पोलर सब्सटेंसेस हल हो जाती हैं, और जो नॉन पोलर जैसे कि वाटर है, ऑयल है, ये तो हल नहीं होगा। आपने बेंजीन, ईथर, लेबोरेटरी के ये सॉल्वेंट्स हैं, पानी में हल करें नहीं होंगे। रीज़न क्योंकि नेचर डिफरेंट है। तो बेटे आ जाइए, यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल के लिए भी आपके 3 मेजर पॉइंट्स हैं। यानी सॉलेबिलिटी के लिए मैं ये कहता हूँ कुछ चीज़ें पानी में हल हो जाती हैं, पहला पॉइंट। कुछ पानी में नहीं हल होती, दूसरा पॉइंट। अगर दूसरी जो चीज़ें हल नहीं हो रही हैं तो फिर वो कहाँ हल होती हैं, किस में हल होती हैं, ये तीसरा पॉइंट होगा हमारा। जी बेटे पहला पॉइंट, आयोनिक एंड पोलर सब्सटेंसेस।
बात याद रखिएगा, आयोनिक हो या पोलर सब्सटेंसेस हो, ये डिसॉल्व होंगे पोलर सॉल्वेंट्स में। आपकी सबसे कॉमन जो पोलर सॉल्वेंट की एग्जांपल है वो वाटर है। वाटर के साथ साथ अल्कोहल कह सकते हो, शुगर कह सकते हो। वाटर भी है, अल्कोहल है, शुगर है, ये पोलर सॉल्वेंट्स हैं। पोलर सॉल्वेंट्स में कौन सी चीजें होनी है, या तो वो आयनिक हो या फिर पोलर हो। आपको एग्जांपल्स दे दूं बेटे, आपकी बुक के मुताबिक भी है। KCl पोटाशियम क्लोराइड आयोनिक है, हल हो जाएगा। इसी तरह Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट आयोनिक है, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा पोलर सॉल्वेंट्स में। इसी तरह ये CuSO4 कॉपर सल्फेट आयोनिक सब्सटेंस है, ये भी वाटर में पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाएगा। शुगर और अल्कोहल ये बेटा पोलर सॉल्वेंट्स हैं। क्या है? पोलर सॉल्वेंट्स। दैट मीन्स ये भी पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो सकते हैं, हल हो सकते हैं। अब आ जाइए दूसरी तरफ, कौन सी चीज़ें पानी में डिसॉल्व नहीं होती हैं, पोलर सब्सटेंसेस में डिसॉल्व नहीं होती हैं? तो बेटा नॉन पोलर डू नॉट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड वाइस वर्सा, यानी नॉन पोलर में पोलर भी हल नहीं होंगे। तो बेंजीन नॉन पोलर है, ईथर नॉन पोलर है, और पेट्रोल ये भी नॉन पोलर है। इसका मतलब है कि ये डिसॉल्व नहीं होंगे, डू नॉट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स। बेटे जो नॉन पोलर है वो पोलर में डिसॉल्व नहीं होंगे। अभी आपको ये पहले रूल में बता दिया, पहले प्रिंसिपल में बता दिया कि जो पोलर होते हैं वो सिर्फ पोलर में डिसॉल्व होते हैं, और जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होते हैं, पोलर में नहीं होते। तो यहाँ पे ये नॉन पोलर हैं तो ये पोलर में डिसॉल्व नहीं होंगे, हल नहीं होंगे। अब रह गई तीसरी बात, अब जो नॉन पोलर हैं वो डिसॉल्व कहाँ होंगे? जी बेटा नॉन पोलर सॉल्युबल और डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होंगे उनमें नॉन पोलर ने डिसॉल्व होना है। अब नॉन पोलर में ग्रीस भी है, पेंट्स भी है, नेफ्थालीन भी है। आप नेफ्थालीन को, ये जो क्या नाम है, कपड़े वगैरह आप रखते हो, नए कपड़े होते हैं उसमें कुछ गोलियां रख लेते हैं, वो नेफ्थालीन होते हैं। या नेफ्थालीन एक केमिकल है, वाइट से कलर का, आपको मिल जाएगा लैब में देखिएगा। ईथर है, ये लिक्विड आमतौर पे मिलता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी लिक्विड है। ये सारे के सारे बेटे नॉन पोलर हैं, ये एक दूसरे में डिसॉल्व हो सकते हैं, लेकिन ये पोलर में डिसॉल्व नहीं होंगे। याद रख लीजिए, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बेटा आता है कि राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो आपके यहां पे कितनी है? ये बेटे बहुत सारी हैं, आप कोई सी दो तो याद रख ही सकते हैं ना, इजी है। कोई से दो नाम लिख देने के 2 मार्क्स हैं। और समटाइम्स होता है कि वो नॉन पोलर की बजाय सिर्फ पूछ लेता है पोलर, तो फिर इसके लिए आपका आंसर होगा ये वाले शुगर एंड अल्कोहल। वाटर भी इसकी एग्जांपल है, वाटर थर्ड हो गया। मेरे ख्याल से आपके लिए ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है बेटा कि पोलर कौन सी चीज़ें हैं, नॉन पोलर कौन सी चीज़ें हैं। इनसे हट के आपको MCQs ये शॉर्ट में नहीं पूछा जाएगा, तो आप इनको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपके लिए जितनी हो सका रहनुमाई मज़ीद करेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए बेटा, अल्लाह हाफिज़।